सुनो, आज हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, एक सर्कुलर मोशन और एक रोटेशन मोशन। कुछ बुक्स के अंदर में क्या किया गया है कि सर्कुलर रोटेशन को एक साथ ही दिखाया गया है, और कुछ बुक्स के अंदर में सर्कुलर मोशन को पोइटाइल मोशन में डाला गया है और रोटेशन मोशन को रिजिड बॉडी डायनामिक्स के अंदर डाला गया है। ठीक है, तो हम लोग आज देखने वाले सर्कुलर और रोटेशन दोनों देखेंगे, पूरा कंप्लीट देखेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन का पोर्शन, और जो भी टॉपिक हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे हैं वो सब कुछ, वो कंसेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट अप्लाई होगा रोटेशन मोशन में। ठीक है ना, तो सर्कुलर मोशन अगले वाले टॉपिक से भी कनेक्टेड होगा, तो इसको अच्छे से आप लोगों को समझना है। और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इसके अंदर अच्छा पार्ट है जिससे मन जो है खुश हो जाता है। और ध्यान दो, पहले हेडिंग देते हैं हम सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ध्यान दो। सर्कुलर मोशन को पहले हम लोग नॉर्मल कंपेयर करेंगे काइनेमैटिक्स की तरह। ऐसा समझेंगे कि अब एक मोशन स्ट्रेट लाइन में ना होकर के एक कर्व लाइन में होगा। बात में आया, मोशन एक स्ट्रेट लाइन में ना होकर के एक कर्व लाइन में हो। ध्यान दोगे, अगर बात को मेरे अच्छे से समझोगे। यहाँ पर मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। क्या पहला पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सपोज कर लो ये थोड़ा सा यूज टू बोर्ड नहीं है, मेरे साथ पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे दिक्कत होगा, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। ध्यान दो, सपोज कर लो मैं दिखा रहा हूँ कि एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल जो है कर्व लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, और दूसरा पार्टिकल वो भी जो है वो भी कर्व लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं क्या दिखा रहा हूँ कि पहला वाला केस जो है, पहला वाला केस यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड वो कांस्टेंट है, स्पीड वो क्या है, कांस्टेंट है। और इस वाले में भी स्पीड क्या है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। और इस वाले में जो स्पीड है वो वेरिएबल है, स्पीड जो क्या है वो है वेरिएबल है, स्पीड जो क्या है वो वेरिएबल है। ध्यान दोगे, अच्छे समझना। ठीक है, ये भी एक मोशन है जहाँ स्पीड कांस्टेंट है, ये भी एक मोशन जहाँ स्पीड कांस्टेंट है, और ये एक मोशन है जहाँ स्पीड वेरिएबल है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, इस चीज़ को सोचना स्टार्ट करूँ वेलोसिटी के हिसाब से, किसके हिसाब से सोचना स्टार्ट करूँ, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी अगर सोचूं, बात को समझोगे अच्छे से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वेलोसिटी के अंदाज से मैं सोचूं तो इस केस में आप क्या बोलोगे बच्चा, कि यहाँ पर जो वेलोसिटी इक्वल टू होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट होगा, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो इस वाले केस में बच्चा, इस वाले केस में आपको मिलेगा कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसका मतलब ये वाला जो हो गया बंदा आपका, वो हो गया यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ओके, ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो ये वाला जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदल रहा है, इसके वजह से वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो गया कि वेलोसिटी जो हो गया वेरिएबल हो गया। क्यों, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब जहाँ वेलोसिटी वेरिएबल होगा वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब इस केस में स्पीड होने के बावजूद भी यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन स्पीड का वैल्यू नहीं, स्पीड का मतलब वेलोसिटी का वैल्यू नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, तो इसका नाम कहलाएगा, ये आपको कहा जाएगा क्या, ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। और अगर इस वाले को आप देखोगे यहाँ पर ये पोर्शन, इसमें स्पीड का वैल्यू बदल रहा है, इसका मतलब साफ के वेलोसिटी का वैल्यू भी बदलेगा, और साथ में डायरेक्शन तो बदल ही रहा है। तो यहाँ पर ये जो केस हो जाएगा बच्चा, ये क्या हो, ये भी होगा वेलोसिटी, इसके अंदर भी वेलोसिटी, इसके अंदर भी होगा नॉन यूनिफॉर्म, है ना, नॉन यूनिफॉर्म। और इस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बदल रहा होगा, इसलिए इसको भी हम लोग कहेंगे क्या, इसको भी हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ में मूव करता है तो वेलोसिटी के अगर हिसाब से आप सोचेंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्पीड के हिसाब से सोचेंगे तो ये यूनिफॉर्म है, और इसके हिसाब से देखेंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो इसका मतलब ये हो गया
कि ये मोशन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड के अकॉर्डिंग क्या है, यूनिफॉर्म है। और इन दोनों मोशंस को ही जहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों कर्व लाइन में है, इसी को बताया गया है सर्कुलर मोशन। क्या बताया गया है इसको? सर्कुलर मोशन। ये आपका मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ कर्व पाथ, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ कर्व पाथ और इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो अगर आप थोड़ा सा देखो तो सर्कुलर मोशन एक्चुअली क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, देखो बात को समझो अच्छे से। सर्कुलर मोशन क्या है? तो सर्कुलर मोशन एक्चुअली क्या है, देखते हैं इसको। तो ऑलमोस्ट हम आपको समझा चुके हैं कि सर्कुलर मोशन क्या चीज़ है। सर्कुलर मोशन अगर देखा जाए तो सर्कुलर मोशन एक मोशन है जिसके अंदर पार्टिकल एक कर्व पाथ में मूव कर रहा होता है। क्या होता है? तो इसको आप क्या लिखोगे? मोशन ऑफ अ बॉडी या फिर पार्टिकल इन अ कर्व और सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन क्या चीज़ होता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन होने के लिए पार्टिकल पूरी तरह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे, वो किसी सर्कुलर पाथ का छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर मैं एक शेप दिखाऊँ, आप लोगों को शेप दिखाऊँ, सपोज़ कि ये मैं एक शेप दिखा रहा हूँ और शेप के लिए मैं कलर कौन सा फिल कर देता हूँ। चलो मैं इस कलर को फिल करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। चलो, ये जो एक सर्कल है ना, तो ये मैंने एक सर्कल बनाया और पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। और अगर मैं ऐसे बताऊं कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व न करके एक कर्व पाथ में रिवॉल्व कर रहा है जो पूरी तरह सर्कल नहीं है, पूरी तरह सर्कल नहीं है, कुछ पार्ट ही सर्कल है, मतलब कि एक सर्कुलर पाथ का एक हिस्सा है, कुछ पार्ट ही सर्कल है। और ऐसा दिखा देता हूँ कि इस वाले का रेडियस r है और इस वाले का भी रेडियस r है, इस वाले का भी रेडियस जो है वो r है और पार्टिकल अपना जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका हो गया, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में, और यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो दोनों ही केस क्या कहलाएगा, चाहे कंप्लीट सर्कल में रिवॉल्व करे या सर्कुलर आर्क में रिवॉल्व करे, दोनों ही कहलाएगा आपका सर्कुलर मोशन। इसमें एक पर्टिकुलर एंगल ट्रेवल किया है और इसमें हो सकता है अगर 1 टर्न करेगा तो पूरा एंगल कवर करेगा 2 पाई, 2 टर्न करेगा तो 4 पाई, 3 टर्न करेगा तो 6 पाई, और इसके अंदर एंगल लगातार चेंज हो भी सकता है। तो ये आमतौर पर एक सर्कुलर मोशन है। अब हम लोग को ये समझना है कि एक सर्कुलर मोशन होने के लिए मुझे क्या क्या कंडीशंस का रिक्वायरमेंट है, कि अगर ये कंडीशन ना हो तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कुछ जनरल टर्म्स को हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे लीनियर मोशन के अंदर में, यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, और यहाँ पर हम लोग अब उसके रिस्पेक्ट में अब क्या क्या चीज़ देखें, मतलब उसके एनालॉगस में क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, इस चीज़ को समझते हैं अच्छे से। आ जाओ अपनी अगले स्लाइड पर चलते हैं। शायद स्लाइड ऐसे क्रिएट किया जाता है मुझे, हाँ चलिए स्लाइड क्रिएट हो गया। अब आओ मैं लिखता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखता हूँ मैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग थीटा से एक्सप्रेस करते हैं। किससे एक्सप्रेस करते हैं? थीटा से एक्सप्रेस करते हैं। सपोज कर लो कि मैं एक सर्कल का कुछ हिस्सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, और 1 मिनट मैं ड्रॉ करता हूँ सर्कल को। पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ ये वाला ही कलर या फिर ये वाला कलर बना लेता हूँ, सबसे बढ़िया। चलो इस कलर का मैंने क्या सर्कल बनाया, ठीक है। सपोज एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और पार्टिकल जो सर्कल में एट एनी पॉइंट पे रिवॉल्व कर रहा है, अभी रिवॉल्व कर रहा है। ये सेंटर मान लेते हैं हम लोग, इसको सेंटर मान लेते हैं इसका, और पार्टिकल यहाँ से मान लो यहाँ आ गया। ये ओरिजिन है सर्कल का, क्या है? ओरिजिन है। और पार्टिकल मैं ऐसा मान लेता हूँ कि पहले पॉइंट ए पे था और अब वो रिवॉल्व करके कहाँ पहुँच गया है? बी पे पहुँच गया है। तो ओरिजिन से अगर आप दिखाओगे कि ये कहाँ पर था, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ओरिजिन से पार्टिकल पहले यहाँ पर था, ओके। उसके बाद फिर पार्टिकल जो है वो कहाँ पहुँच गया? पार्टिकल फिर पहुँच गया यहाँ पर,
ठीक है। अच्छा, मतलब कि इसको बनाते जितना ही बनाएंगे बना सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद बनाया जा सकता है, ठीक है। पार्टिकल ए से बी पोजीशन में पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं पार्टिकल अपना पोजीशन क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ मतलब सर्कल में चेंज कर रहा है। तो आप गौर करोगे तो पार्टिकल का एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है आपको, कलर में अगर चेंज कर लूँ तो वो ए से कहाँ चला गया है, बी चला गया। कहाँ चला गया, ए से बी चला गया। और इस चीज़ को आप अच्छे से जानते हो, ये मैंने आपको वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। पहले ये पोजीशन था, अब ये पोजीशन है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला हो गया वो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब रहा बात कि यहाँ पर इस सभी कहानी के बीच आपका यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। मैं इस एंगल को क्या मान लेता हूँ, थोड़ा देख लीजिए, थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अब अगर सर्कल का ये पोर्शन एंगल बहुत छोटा हो तो आर्क भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा होगा तो ये येलो लाइन और ग्रीन लाइन आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब हम इसको बहुत स्मॉल मानेंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम लोगों ने ऐसे यहाँ पे दिखाया कि बच्चा ये जो है यहाँ पर ये जो ए से बी तक इसके अंदर ये सर्कुलर आर्क जो है एस है और इसका रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, कैपिटल आर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल मैंने क्या बताया कि फॉर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, फॉर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ये जो एंगल है उसको हम लोग बहुत छोटा ले रहे हैं, उस एंगल को हम लोग क्या ले रहे हैं, बहुत छोटा ले रहे हैं। एक मिनट, फॉर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इतना, मतलब यहाँ से मान के चलो यहाँ आया एकदम छोटा सा एंगल, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ओ ए बी आप क्या ले सकते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब ये देखो, ये ग्रीन लाइन और ये येलो लाइन, चूंकि मैंने एंगल बहुत छोटा माना है तो ग्रीन लाइन आया और ये येलो लाइन क्या होगा, सेम होगा। तो आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ए बी या फिर सिंपल एस, ठीक है, ए बी या फिर सिंपल एस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस में क्या आ जाएगा, या तो ओ ए या तो ओ बी, ठीक है। तो चलो मैं ओ ए लिख लेता हूँ, ठीक है, ओ ए लिख लेता हूँ। अब मैं आगे लिखता हूँ इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू एस, ए बी की जगह आपने एस लिख दिया और इसकी जगह आपने आर लिख दिया, ठीक है। फिर आप कहोगे सिंस एंगल इज़ वेरी स्मॉल है ना, देयरफॉर थीटा, साइन की जगह क्या ले सकते हो आप, थीटा ले सकते हो एस बाई आर। मतलब सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटे से एंगल के लिए आप जानते होंगे साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा के बराबर ही आता है। जैसे कि अगर आप बोल रहे साइन जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब साइन जीरो क्या है, साइन एंगल जीरो एंगल है, साइन एंगल इक्वल टू एंगल, साइन जीरो इक्वल टू जीरो। तो साइन एंगल इक्वल टू एंगल होता है जब एंगल बहुत छोटा होता है, लगभग थीटा का वाले जीरो तक, उस केसेस में। तो यहाँ से आपने थीटा इक्वल टू क्या लिखा, थीटा इक्वल टू आपने लिखा थीटा इक्वल टू एस बाई आर लिखा, आपने क्या लिखा, थीटा इक्वल टू आपने लिखा एस बाई आर, थीटा इक्वल टू एस बाई आर। चलो ये आपने इस चीज़ को लिख लिया, इस बाई आर यहाँ पे आपने लिखा। अब समझना ये है कि यहाँ पे थीटा एस और आर क्या है। तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जो थीटा है, इस थीटा को नाम दिया गया है जब पार्टिकल ए से बी डिस्प्लेस कर रहा है टेंजेंट पे, तो ये आपका टेंजेंट पे डिस्प्लेसमेंट है। चूंकि मैंने बहुत छोटा माना है तो ये ग्रीन एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है टेंजेंट, क्योंकि जब बी बहुत करीब आ जाएगा ए के तो लगभग जो एस होगा, ये ग्रीन लाइन होगा, वो स्ट्रेट छोटा सा लाइन होगा और टेंजेंट की तरह होगा। और ये थीटा क्या है कि आप जब आर्क पे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हो, आर्क पे हल्का सा मूव कर रहे हो तो एंगल पे कितना मूव कर रहे हो, या फिर आर्क में पोजीशन चेंज कर रहे हो तो एंगल में कितना पोजीशन चेंज कर रहे हो। तो पार्टिकल का टाइम के साथ एंगल में पोजीशन चेंज करना इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या हो गया यहाँ पर, थीटा हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलो ये हम समझ गए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थीटा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। और एस क्या है, एस है आर्क, एस आपका आर्क है, ठीक है। ये तीन चीज़ हो गया। तो ओवरऑल मिला के आप देखो ना, तो कहीं ना कहीं आप समझ गए कि एंगल का डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला आ गया वो इन शॉर्ट अगर देखा तो एस इक्वल टू क्या आ गया, एस बाई आर, थीटा इक्वल टू एस बाई आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बोल सकते हो ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो गया भाई, अच्छा कुछ सिलेक्ट हो गया क्या, कुछ पेन सिलेक्ट, चलो आप लिख सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
इसको आप थीटा बोल रहे हो, इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। ये आपका कहानी बन गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ओके सर, समझ गए हो? तो ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, आर्क बाई रेडियस ड्राइव हो गया। ये क्लियर है? अब समझते हैं इसके यूनिट के बारे में, क्या कि इसका यूनिट क्या लिखा जाएगा। तो यूनिट तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इस आर्क आपको समझ में आ रहा होगा लेंथ है, और रेडियस भी आपका क्या है, लेंथ है। तो ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एंगल का अलग से एक यूनिट बनाया जाए, इसको बोलते हैं रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट बच्चा होता है रेडियन। क्या यूनिट होता है इसका? इसका यूनिट जो होता है वो होता है आपका रेडियन, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके यूनिट को? रेडियन लिखते हैं, रेडियन। बहुत जगह शॉर्टकट में RAD लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है? RAD। और आप सबको पता होगा कि 180 डिग्री को हम लोग मानते हैं पाई, है ना। 180 डिग्री क्या मानते हैं? ये हो गया डिग्री, और पाई में अगर बोलते हैं तो रेडियन। तो हम लोग यहाँ पे रेडियन में करते हैं, पाई में नहीं, डिग्री में नहीं करते हैं। पाई रेडियन, 2π/3 रेडियन, π/3 रेडियन, π/2 रेडियन, रेडियन में करते हैं, बस में ना। तो ये चीज़ आपका हो गया, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया। अब अगर बात करें तो कि ये अगर नाम से देखा जाए तो ये दिखाई दे रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, कि इसके साथ एक वर्ड लगा है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है ना, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कैसा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये तो घूम रहा है, और जब कोई घूमेगा तो लगातार उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। फिर वो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। तो याद रखना, जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ बताया कि मैंने बताया था आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक पोलर वेक्टर होता है और एक आपका एक्सियल वेक्टर होता है। हम लोग ने वेक्टर चैप्टर के अंदर में जितना भी वेक्टर पढ़ा वो मेनली जो है वो आपका कौन सा वेक्टर है, वो आपका पोलर वेक्टर है। और आज ये हम लोग जो जितना देखेंगे इस टॉपिक के अंदर सब क्या है, स्केलर वेक्टर है। एक मिनट माइक के अंदर, ठीक है, स्केलर वेक्टर है, सॉरी एक्सियल वेक्टर है। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि वेक्टर चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे कि वेक्टर जो है वो दो तरह का है। वेक्टर जो है वो दो तरह का है। एक वेक्टर है जिसको हम लोग बोल सकते हैं पोलर वेक्टर, जिसको हम लोग जितना पढ़े, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वो सब पोलर वेक्टर है। और अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कैसा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। मतलब इसका डायरेक्शन हम लोग एक्सिस पे देखते हैं। कहाँ देखते हैं? एक्सिस पे। पोलर वेक्टर का एक्सिस पे नहीं होता है, लेकिन इसका क्या हो, एक्सिस पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा वेक्टर है ये है आपका एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। इसका मतलब इसका डायरेक्शन एक्सिस पे होगा। डायरेक्शन कहाँ पे होगा? एक्सिस का। तो इसीलिए डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या लिखोगे? तो डायरेक्शन इसका आप क्या लिखोगे? इसका डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल बनाया गया जिसका नाम है राइट हैंड थम्स रूल। इसके हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? उसका डायरेक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकालो डायरेक्शन इसका? राइट हैंड थम्स रूल, ठीक है, राइट हैंड थम्स रूल। चलो पहले काम करते हैं हम लोग, अपना राइट हैंड पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो राइट हैंड ड्रॉ किया जाए। चलो ये सपोज हैंड है, ये हैंड है, और ये ठीक है हैंड है। और इसमें राइट हैंड में ये जो आप देख रहे हो, इसको आप देख रहे हो, ये फिंगर, ये आपका सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन दिखाएगा। सर्कुलर मोशन किस दिशा में हो रहा है, ठीक है। और थंब्स बताएगा आपको डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर कोई भी एक्सियल वेक्टर, सारे एक्सियल वेक्टर का सेम ही रूल होगा, राइट हैंड थम्स रूल। इन शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे राइट हैंड को RHT, राइट हैंड थम्स रूल, ठीक है। तो ये जो कोई भी एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ये बताएगा, कोई भी एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ये बताएगा। फिलहाल अभी एक्सियल वेक्टर में हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर दो सर्कल ड्रॉ कर लूँ, दो सर्कल मैं ड्रॉ कर लूँ, एक सर्कल 1 और एक सर्कल 2, ठीक है ना। एक मिनट, एक सर्कल 1 और एक सर्कल 2, ध्यान दो अच्छा से। इसको मैंने मान लिया कि ये वाला सर्कल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो कैसे निकालेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चा वो होगा आपका सेंटर के पास। कहाँ पर होगा? सेंटर के पास,
ठीक है, यहाँ पर होगा, ठीक है, सेंटर के पास, एक्सिस के पास, ठीक है। अब देखो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो फोल्डिंग फिंगर आपका सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन बताएगा। ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका फोल्डिंग फिंगर नहीं है, ये फोल्डिंग फिंगर है, तो इसको आप ऐसे करोगे, ये आपका फोल्डिंग फिंगर हो गया, क्या आपका सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन दिखाएगा। क्लियर है? तो ये आपका सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन दिखा रहा है। और थम्स कहाँ है? आउटवर्ड। और थम्स ही बता रहा है आपका, थंब क्या बता रहा है? थंब बता रहा है आपका एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन। तो अगर आप सर्कुलर मोशन ये सेट कर लिए, थंब आउटवर्ड है, तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा? आउटवर्ड होगा। कहाँ होगा? आउटवर्ड। थोड़ा देख लिए, अगर मैं इसको एक एरो से दिखाऊं तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, एक एरो बाई एरो दिखा सकते हो कि ये एरो जो है बाहर की तरफ है, एरो जो है बाहर की तरफ है, ठीक है। उसी तरह से इसका एरो क्या होगा? क्योंकि आप ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे तो सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज हो रहा है, थंब इनवर्ड हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इसका डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ होगा। क्लियर है? तो दोनों केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम नहीं है। इधर घूमते वक्त तो आउटवर्ड है, उधर घूमते वक्त इनवर्ड है। अब इसको एक्सियल वेक्टर का याद रखना, कभी पोल नहीं होता है, क्योंकि ये एक्सिस है, कितना दूर तक जाएगा? बहुत दूर जा सकता है। कितना अंदर जाएगा? कितना कहीं भी इधर जा सकता है। एक्सिस कहते हैं, अगर ये घूम रहा है तो ये ऊपर है एक्सिस, आप कितना ऊपर नहीं बोल सकते, एक्सिस है बस, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये एक्सिस में आउटवर्ड कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहीं तक भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए कैसा वेक्टर ये एक्सियल वेक्टर है। और यहाँ पर थीटा का डायरेक्शन बच्चा यही है, यही आपका थीटा का डायरेक्शन है। थीटा एक बार आउटवर्ड है, थीटा एक बार क्या है? इनवर्ड है। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो हो गया आपका सिंपल कंसेप्ट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, मैंने आप लोगों को बता दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या चीज़ है और कैसे उसको हम लोग को हैंडल करना है, ठीक है ना। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत आसान है, इजी में आप इसको लोगे तो इजी लगेगा, टफ लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट देख लिए, वेक्टर क्वांटिटी देख लिए, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये भी देख लिए। अब कुछ कंट्रोवर्सी वजह से कि कुछ बुक्स में टेंसर क्वांटिटी वगैरह पढ़ाता है। टेंसर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी जो स्केलर भी नहीं हो, वेक्टर भी नहीं हो। तो कुछ बुक में कुछ जगह जिसको हम लोग एक्सियल वेक्टर बोल रहे हैं, उसको बहुत जगह पे टेंसर ही बोलता है। तो लेकिन कुछ में लिखता है, कुछ में नहीं लिखता। हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को ये एक्सियल वेक्टर ही पढ़ना है, ठीक है। तो हमको उस पर अभी जाना नहीं है कि कौन सा टेंसर क्वांटिटी क्या करना है नहीं करना, उस पर नहीं जाना हम लोग को, ठीक है, क्योंकि वो हम लोग का पार्ट नहीं है। चलो आ जाओ, अब आते हैं बात हम लोग करते हैं दूसरा वेक्टर का जिसका नाम है वेलोसिटी वेक्टर। कौन सा वेलोसिटी वेक्टर? एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि किसी भी डिस्प्लेसमेंट के होने के लिए वेलोसिटी का होना ज़रूरी है। तो अगर पार्टिकल एंगल पे अगर डिस्प्लेस कर रहा है, एंगल ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, तो एंगल पे भी तो वेलोसिटी होगा। बिना वेलोसिटी के कोई यहाँ से यहाँ एंगल में थोड़ी डिस्प्लेस कर जाएगा। तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या हो जाएगा? अगला टॉपिक हो जाएगा हम लोग का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद आएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये देखो बच्चा, हम लोग देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। चलो ठीक है, ये जो हो गया हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी, कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, देखो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग थोड़ा समझते हैं अच्छे से। बहुत सिंपल में अगर बात की जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, है ना। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कितने देर में चेंज कर रहा है। डिस्प्ले वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, पर सेकेंड में एंगल में जितना भी बदलाव आएगा उसको क्या बोलोगे? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, इसी को आप बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। अब मेरा बात समझ थोड़ा सा, तुम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इसको, एक सर्कल है और इसमें हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए? एक सेंटर ड्रॉ कर लिए। चलो ये एक सेंटर है और ये इसका एक रेडियस मान लेते हैं r है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया था ना, आया था ना, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया था, तो पार्टिकल इस जगह पर चला गया। तो इतना जो एंगल कवर किया है, तो ये पूरे एंगल को कवर करने में कुछ तो टाइम लगा होगा। लेट कर लेते हैं। ये पार्टिकल ए पे था, वो 0 सेकेंड पे था। कहाँ था? 0 सेकेंड पे। कहाँ था वो? 0 सेकेंड पे था। और अब बी पे चला गया, वो टाइम क्या दिखाया जा रहा है? t सेकेंड दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए से बी आने में टाइम कितना लगा? t सेकेंड। और इसी दौरान उसने एंगल कितना कवर किया? थीटा कवर किया। तो t सेकेंड में आपने एंगल थीटा कवर किया, तो 1 सेकेंड में आप कितना एंगल कवर करोगे? जिस तरह से 1 सेकेंड में आप कितना मीटर चलते हो, जैसे वेलोसिटी क्या? 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब तो यही हो गया ना, आप 1 सेकेंड में 3 मीटर चलोगे। उसी तरह से 1 सेकेंड में जितना एंगल कवर करोगे वो एंगल का स्पीड होगा या एंगल का वेलोसिटी होगा, ठीक है।
तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है बच्चे ना, एंगुलर वेलोसिटी से एक्सप्रेस करते हैं, ओमेगा से एक्सप्रेस करते हैं। ये बहुत उसको डब्ल्यू भी बोलता है, इशू नहीं है, अब जो बोलना है बोलो। तो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि ये यहाँ पर एक स्पीड है जो इसको घुमा रहा है, जिसको हम लोग क्या मान लिए, ओमेगा मान लिए, ओमेगा के हिसाब से वो घूम रहा है। अब सवाल है कि सर ये ओमेगा कितना होगा, ये ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा सिंपल होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी बाई टाइम, सॉरी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब तुम लोग को याद होगा हम लोग जब पढ़े थे तो वहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसा देखते थे हम लोग, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू आप देखते डिस्टेंस बाय टाइम, ये भी सही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, ये भी सही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, ये भी सही है ना। बस फ़र्क ये है कि इस वाले को हम लोग बोलते थे इंस्टेंटेनियस, क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग बोलते थे। क्लियर है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि उस इंस्टेंट पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा ले रहे हो, टाइम बहुत छोटा ले रहे हो, तो इतना कम टाइम में कितना दूर जाएगा, उसी जगह पे रहेगा ना, तो उस इंस्टेंट पे होता है। ठीक इसी तरह से आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का कई फॉर्मूला, कैसे करोगे, बिल्कुल वैसे जैसे आप किए थे। ओमेगा को आप लिख सकते हो सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी लिख सकते हो आप साथ में ये भी लिख सकते हो कि चेंज इन एंगुलर पोजीशन चेंज इन टाइम, मतलब के हो गया ओमेगा। और अगर आप ओमेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे ऐसा होगा किसी पॉइंट में निकालो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि ओमेगा लगातार स्पीड अपना चेंज कर रहा हो या घटा रहा हो या बढ़ा रहा हो, तो ओमेगा स्लो भी हो सकता है, ओमेगा फास्ट भी हो सकता है, तो ओमेगा के अंदर बदलाव हो सकता है। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, और जब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा तो आपको फिर ओमेगा इंस्टेंटेनियसली निकालना हो कि इस पॉइंट पे कितना है। तो ऐसे केसेस में ओमेगा को आप एक्सप्रेस करोगे आप डी थीटा बाई dt से एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर है, ठीक है, एक्सियल वेक्टर है। अच्छा, इसका डायरेक्शन के लिए क्या करोगे आप, तो डायरेक्शन के लिए फिर से वही होगा जो पहले हुआ था, राइट हैंड थम्स रूल ही आप लगाओगे जैसे लगाते थे। अच्छा, इसके यूनिट को देख लो आप, तो यूनिट बहुत सिंपल हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट बहुत सिंपल दिखाई दे रहा, एंगल का रेडियन होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो रेडियन पर सेकेंड, क्या लिखोगे आप, रेडियन पर सेकेंड, ओके, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ एक जनरल कंडीशन बनाते हैं कि फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक टॉपिक लिख रहे हैं फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो देखो थोड़ा सा समझो यहाँ पर इस चीज़ को कि फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक बार अगर पूरी तरह रिवॉल्व कर जाए तो, ठीक है ना। तो अगर एक बार पूरी तरह रिवॉल्व कर जाएगा, एक बार अगर एक मिनट एक बार अगर पूरी तरह रिवॉल्व कर जाएगा, कहाँ गया एडिटिंग, एक बार अगर पूरी तरह रिवॉल्व कर जाएगा तो उसका मतलब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर कंप्लीट सर्कल का मतलब पूछ रहा है यहाँ पे ना, फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया फॉर कंप्लीट सर्कल। तो कंप्लीट सर्कल के लिए यहाँ पे दो चीज़ पूछ सकता है, एक पहला पूछ सकता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार पूरी तरह रिवॉल्व कर जाओगे तो एंगल जो बनेगा वो हो जाएगा 2 पाई, क्या हो जाएगा सर, 2 पाई। दूसरा पूछ सकता है आपका ओमेगा क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि ओमेगा का वैल्यू होता है थीटा बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो आप थीटा को ओमेगा लिख सकते हो थीटा बाई टी, ठीक है। लेकिन फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो टाइम होगा सर, वो जो टाइम होगा वो टाइम को आप लिखोगे टाइम पीरियड, कैपिटल टी क्या है, टी हो गया, क्योंकि एक बार पूरा 2 पाई कवर करने में जो पूरा टाइम लगा, एक सर्कल बनाने में जो टाइम लगा, उस टाइम का नाम क्या दिया गया है, टाइम पीरियड। तो बच्चा यहाँ पर जो आपका ये टी देख रहे हो, ये टी मेनली आपका टाइम पीरियड है। ये क्या है, आपका टाइम पीरियड है, ये आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। इस पीरियड को बोलते हैं कि एक बार कंप्लीट करने का टाइम, एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम। तो उस हिसाब से बच्चा आप क्या ले सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और ये रहा फार्मूला आपका, ओमेगा का फार्मूला हो गया
2π/t, और ये फॉर्मूला इतना जगह यूज़ होता है, बार बार यूज़ होता है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको समझाना बहुत ज़रूरी है मुझे, और मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा देखना, इसको समझो, इसको समझो आप अच्छे से। पहला बात क्या, ये फॉर्मूला बच्चा सोचता है कि इसको कहीं भी लगा देना है, तो ऐसा नहीं, इसको आप हर जगह नहीं चिपका सकते हो, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल के लिए टाइम जो होता है, एंगल जो होता है कांस्टेंट होता है, और एक साइकिल में कितना टाइम लगा, जैसे कि मैं बोला एक साइकिल में 10 सेकेंड लगा, 20 सेकेंड लगा, 30 सेकेंड लगा, तो एक टाइम पीरियड बहुत एक स्पेशल वर्ड है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी का टाइम पीरियड 3 सेकेंड है, इसका मतलब वो 3 सेकेंड में बार बार एक साइकिल बना लेगा, और वो 3 सेकेंड में बार बार एक ही साइकिल बनाएगा, ना ज़्यादा ना कम, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यूनिफॉर्म है। अक्सर जो सर्कुलर मोशन के अंदर टी हम टाइम पीरियड यूज़ करते हैं, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि उसका इतने टाइम में एक साइकिल हो जाता है। जैसे सपोज कर लो कि कोई पार्टिकल है, वो 10 सेकेंड में एक बार रिवॉल्व किया, और अगले बार 10 सेकंड में 10 बार रिवॉल्व कर गया, तो फास्ट हो गया ना। पहले 10 सेकंड में एक बार रिवॉल्व किया था, अब 10 सेकंड में 10 बार रिवॉल्व किया, तो उसका तो फिर टाइम पीरियड आप बोल सकते चेंज हो रहा है। टाइम पीरियड चेंज नहीं, टाइम पीरियड उतना ही रहेगा। अगर टाइम पीरियड चेंज हो रहा है मतलब कि वो टाइम पीरियड नहीं है। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, वो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होगा। रेगुलर इंटरवल पे क्या होगा, जो चीज़ रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होता है उसके हम लोग पीरियड यूज़ करते हैं। एक्चुअली पीरियोडिक वर्ड से आया, जो आपका एसएचए में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हम लोग पीरियड जो यूज़ करें, इसका मतलब यहाँ पे टाइम जो पीरियड है वो कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया सर, वो कांस्टेंट हो गया। और अगर ये कांस्टेंट हो गया सर, अगर ये कांस्टेंट, एक मिनट जस्ट, बहुत ठीक है, तो ये अगर ये टी कांस्टेंट हो जाएगा, टी कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा भी जो है बच्चा, वो के भी क्या हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा बच्चा, मैं थोड़ा थीन लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे फोकस नहीं करना है इस बात पे, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू 2π/t आप तभी यूज़ कर सकते हो जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब कि यूनिफॉर्म मतलब कि इस एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगा, है ना। तो इसका लिमिटेशन क्या बन गया हम लोग का, इसका लिमिटेशन बना, इसका लिमिटेशन क्या हम लोग का बना, लिमिटेशन बना कि लिमिटेशन बना इसका, एक मिनट, लिमिटेशन बना, लिमिटेशन क्या आप इसको कब यूज़ कर सकते हो, when ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, या आप लिख सकते हो, कब यूज़ कर सकते हो उसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। कलर हम कौन सा चुने, चलो वाइट ही कर लेते हैं, फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर। ज़्यादा चॉइस होना भी अच्छा नहीं होता है, अभी इतना कलर का ऑप्शन आ गया है ना, तो थोड़ा सा कलर चुनने में काम दिमाग इन्वॉल्व हो जा रहा है। कब यूज़ करना है, फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, तभी आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे, अदरवाइज अगर वेरिएबल होगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अभी मैं आगे जाके बताऊंगा कि इनफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन इनफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो ये जिस भी सर्कुलर मोशन का एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहे, स्पीड में वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इनफॉर्म मोशन है, ठीक है। अब जैसे कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो कैसे, क्योंकि देखो ये अगर घूम रहा है इस तरह से, तो ये इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है, डायरेक्शन तो फिक्स है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये चीज़ थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि मैं आगे स्पीड और ओमेगा का रिलेशन दिखाऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि इनफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या हो जाएगा, मतलब कि उसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ना ये बढ़ेगा ना ये घटेगा। अब वो कैसे करना है नहीं करना है आगे हम लोग उसको देखते चले जाएंगे। तो ओवरऑल मिला करके ये एक कंप्लीट साइकिल के लिए थीटा 2π यूज़ करोगे, टाइम पीरियड यूज़ करोगे आप, और ओमेगा 2π/t ओनली व्हेन ओमेगा का वैल्यू जब क्या हो, कांस्टेंट हो, और डायरेक्शन तो कांस्टेंट होगा ही क्योंकि वो आउटवर्ड दिखाया जा रहा है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसको डायरेक्शन निकालना होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आउटवर्ड और क्लॉकवाइज घूमेगा तो इनवर्ड, ठीक है ना। ये आप समझ सकते हो, मैंने छोटा सा कोड में इसको लिख दिया। तो ये आपका निकल गया इन शॉर्ट में एंगुलर स्पीड। अब ये जो ओमेगा है वो लगातार कांस्टेंट भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, फिर घट भी सकते, बढ़ भी गया, घट भी गया, कांस्टेंट भी रहा, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अब नया टॉपिक बन सकता है कि अगर स्पीड, क्योंकि हम लोग को पता है वेलोसिटी अगर बदल जाता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना, आइदर मैग्नीट्यूड चेंज हो और डायरेक्शन चेंज हो, इससे मैटर नहीं करता है, आप दो में से कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो अब अगला टॉपिक समझ गया कि क्या बनने वाला है, अगला टॉपिक बनने वाला है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बनेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ठीक। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन,
एंगुलर एक्सेलरेशन शॉर्टकट मैंने ऐसे लिखा, इसको अल्फा से एक्सप्रेस करते हैं, इसको अल्फा से एक्सप्रेस करते हैं, अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, अल्फा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं थोड़ा अच्छे से क्या है अल्फा वगैरह, क्या चीज़ है, ये सब चीज़ को समझते हैं थोड़ा। ये पेन कैसा है, ये पेन लगता है नॉर्मल है क्या, ये भी ठीक ही ठाक है, लेकिन इससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है लिखने में। ओके चलो भाई इसको मिटा लेते हैं। देखो अब क्या करने वाले, एंगुलर स्पीड तो बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उस हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity, rate of change of angular velocity is called angular acceleration, is called angular acceleration, angular acceleration, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब इसको एकदम अगर फॉर्मूला में लिखा जाए थोड़ा टाइम जल्दी से इसको निकाला जाए टॉपिक, क्योंकि आसान टॉपिक है। देखो अल्फा आप लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो चेंज वेलोसिटी को क्या लिखोगे, डेल ओमेगा बाय डेल टी, ये भी लिख सकते हो। और अगर आप किसी इंस्टेंट पे निकालोगे, अगर अल्फा भी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन भी है, मतलब कि अगर आप किसी को 2 से बढ़ा रहे हो तो हमेशा 2 से ही बढ़ाओगे तो बोलोगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन कभी वेलोसिटी 2 से बढ़ता है, कभी 4 से बढ़ता है, कभी 5 से बढ़ता है, तो बोलोगे कि एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर अभी जो अल्फा हो गया, अगर वेरिएबल होगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होगा, इंस्टेंटेनियसली निकालना होगा। ऐसे केसेस में आप उसको लिखोगे डी ओमेगा बाई डी टी। सर ये भी कैसा क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। ओके एक्सियल वेक्टर है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे फिर आप, तो डायरेक्शन के मैंने आपको बता दिया, सबका सेम रूल है, राइट हैंड थम्स रूल से ही निकलेगा सबका डायरेक्शन। तो जैसा पहले था बिल्कुल वैसे ही है। आपको एक्सियल वेक्टर है, डायरेक्शन निकालोगे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेड पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा आपका इसका क्या, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे इसका होगा रेडियन पर सेकेंड और डिवाइड में फिर आ जाएगा सेकेंड, तो क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा। अब ओवरऑल मिला के आप देखो तो कुछ बात आप समझ गए हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ जो है एकदम पहले के जैसा है, कुछ भी नया नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चीज़ों को एक नोट पॉइंट करके हिसाब से मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, समझो अच्छे से समझना है इसको। मैं नोट पॉइंट बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इस बार सर्कल का हम कलर कुछ डिफरेंट कलर देते हैं। चलो सॉलिड का वाइट कलर ही देते हैं इस बार। चलो ये जो हो गया मेरा एक सर्कल बना, देखो अच्छे से समझा बात को। एक मैंने सर्कल बना दिया और सर्कल में ये जो है सर आपका रेडियस मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपका ये रेडियस है, ठीक है, ये आपका रेडियस है, ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसके रिवॉल्यूशन का, तो बच्चा ये सेंटर पे था, ठीक, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये सेंटर पार्टिकल घूम रहा है, तो घूमने के लिए उसको एक वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए, घूमने के लिए उसको एक वेलोसिटी चाहिए। उस वेलोसिटी का नाम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। हालांकि पार्टिकल घूम कहाँ रहा है, सर्कल में। पार्टिकल हर वक्त जो है बच्चा वो कहाँ घूम रहा है, वो तो हमेशा सर्कल में घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है ना, पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से वो यहाँ आ गया। असल में पार्टिकल का जो मोशन है वो कहाँ है, असल में तो पार्टिकल का मोशन टेंजेंट पे है, सर्कमफ्रेंस पे है। लेकिन उसी टाइम में बच्चा, उसी टाइम में वो साथ में क्या कर रहा है, साथ में आपका 1 मिनट बहुत ठीक हो गया, उसी समय में वो क्या हो गया, इसको एरो ठीक ज़्यादा हो गया, उसी समय में वो, हाँ ठीक है ना, ये देखो जब वो कर्व पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसी टाइम में उसका एंगल भी शिफ्ट कर रहा है ना। तो जितने टाइम में वो कर्व पाथ रिवॉल्व किया उतने टाइम में एंगल भी कवर किया। लेकिन कर्व पाथ का लेंथ ज़्यादा है, एंगल पे लेंथ क्या है,
कम है, इसका मतलब कि क्या हो गया, सेम टाइम में जितना वो टेंजेंट पे कवर करेगा उतना एंगल पे कवर नहीं करेगा। इसका मतलब पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी जो उसको टेंजेंट पे मूव करा रहा है, कौन मूव करा रहा है कहाँ पर, एक वेलोसिटी जो उसको टेंजेंट पे मूव करा रहा है, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे रेड एरो से, जिसका नाम हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्योंकि सब क्या हो गया, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, हर पॉइंट पे वो कैसे होगा, टेंजेंटली होगा, हर पॉइंट पे कैसे होगा, वो टेंजेंटली होगा, बस में है ना। तो इसका नाम हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्या हो गया वो, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और एक वेलोसिटी जो एंगल के पास है उसका नाम क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं किससे, v से, v से, ये सब कुछ v है, सब उसको v से लिखा दो, क्या है ये v है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, लेकिन सेम टाइम में एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा आउटवर्ड है, मतलब कि पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टेंजेंट पे जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदल रहा है, लेकिन एंगल पे जो वेलोसिटी है कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड होगा, वो डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट याद करने का ये हो गया कि इस केस में आप देख रहे हो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसको बहुत लोग ऐसे vt लिखते हैं, ठीक है, ये टेंजेंट पे जो है इसको बहुत लोग vt लिखते हैं, ठीक है। और एक वेलोसिटी जो एंगल पे है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एक मिनट, वेलोसिटी, इसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूसली या फिर चेंज विथ टाइम, डायरेक्शन चेंज विथ टाइम, ठीक है। और इसका क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन जो है सेम है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है इसका, ठीक है। अब रहा बात कि टेंजेंट पे जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये डिपेंड करता है सर्कुलर मोशन कैसा है, लेकिन मेरा फोकस है भी डायरेक्शन पे दिखाना, तो जो मैंने डायरेक्शन पे दिखा दिया। तो वो बोला कि आप क्या बोलोगे कि अगर ओमेगा होगा, अगर वेलोसिटी एंगल पे, अगर टेंजेंट पे वेलोसिटी होगा तो पार्टिकल घूमेगा, टेंजेंट में जब वेलोसिटी होगा, एक मिनट रुको, टेंजेंट में जब वेलोसिटी होगा तो पार्टिकल घूमेगा, और जब पार्टिकल घूमेगा तो उसका एक सर्कुलर आर्क भी बनेगा। मतलब क्या बोल सकते हो कि जो अगर आप देख रहे हो इस चीज़ को, यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हो, एक मिनट, हाँ ठीक है, रुक जाओ, ठीक है ना। तो अगर टेंजेंट पे वेलोसिटी होगा तो वो आर्क कवर करेगा, यहाँ वेलोसिटी होगा तो आर्क कवर करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक आर्क आएगा, यहाँ पर ये एक आर्क आएगा, ठीक है, एक आर्क आएगा। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, कलर कुछ सॉलिड कलर लेना पड़ेगा जिससे वो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। चलो पिंक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आर्क जो है क्या है, यहाँ पर कवर होगा, ठीक है ना, आर्क कवर होगा। जब ये स्पीड आएगा तब, नहीं आएगा तो रुका रहेगा, पार्टिकल भी रुका हुआ रहेगा। तो इसलिए इसका आना बहुत ज़रूरी है। पूरा कहानी यही स्टार्ट करेगा, अगर वो मूव नहीं करेगा तो वो भी मूव नहीं करेगा। तो ये जो v है इसके वजह से s होगा, और सेम टाइम में वो एंगल भी कवर करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये v आएगा तो ये ओमेगा आएगा, क्योंकि ये जब पर सेकेंड मूव करेगा तो ये भी पर सेकेंड मूव करेगा। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी आएगा तो यहाँ भी वेलोसिटी आएगा, यहाँ पर जब पोजीशन चेंज होगा तो यहाँ भी पोजीशन चेंज होगा। तो इस v से ये s चेंज हुआ, और इस ओमेगा से क्या चेंज हुआ, इसका एंगल का पोजीशन थीटा, क्या पोजीशन चेंज हुआ, थीटा। तो दो वेलोसिटी आ गया, एक टेंजेंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, एक एंगल पे एंगुलर वेलोसिटी। जब टेंजेंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगा तो टेंजेंट पे डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, और एंगल पे जब एंगल वेलोसिटी आएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। अब अगर ये स्पीड चेंज करेगा तो ये भी स्पीड चेंज करेगा। तो यहाँ से जनरेट हो जाएगा बच्चा आपका एक एक्सेलेरेशन जिसका नाम होगा अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, ए, क्या होगा इसका नाम, ए। एक मिनट रुक जाओ, उसको मैंने उसको थोड़ा चेंज कर लिया, हाँ, क्या होगा उसका ए, एक्सेलेरेशन होगा। चूंकि दोनों ही टेंजेंट पे है इसलिए इसको बुक में लिखा गया है छोटा सा vt और at। टेंजेंट का ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ht। टेंजेंट पे जब वेलोसिटी आएगा तो डिस्प्लेस करेगा, और वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेट करेगा। और जब वेलोसिटी टेंजेंट पे आएगा तो सेंटर पे भी आएगा, एंगुलर पे भी आएगा, उसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी, और इसके वजह से जो कवर होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर ओमेगा चेंज हुआ तो आपको आ जाएगा, ओमेगा चेंज अगर हुआ तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा। तो दो एक्सेलेरेशन, दो वेलोसिटी और दो डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी तक यही देखा मैंने कि दो वेलोसिटी, दो डिस्प्लेसमेंट और दो एक्सेलेरेशन, एक टेंजेंट पे और एक क्या हो गया, एंगल पे। अब इन दोनों को रिलेट करना है, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल टर्म्स एंड एंगुलर टर्म्स, ये हम लोग देखेंगे अगले पॉइंट में, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले इसको नोट कर लो। देखो यहाँ पे पहला हम लिख रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। याद रखना
टेंजेंट पे जो टर्म्स है वो स्ट्रेट, टेंजेंट स्ट्रेट लाइन होता है, तो कई बार उसको ना लीनियर वेलोसिटी बोलता है, कई बार उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलता है। तो टेंजेंट को लीनियर की तरह कंपेयर किया जाता है और जो सेंटर पे है उसको एंगुलर टर्म कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो हम पहला रिलेशन निकाल चुके हैं, क्या था? रिलेशन बिटवीन, एक मिनट, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड tangential displacement, tangential displacement, tangential displacement, displacement and angular displacement, angular displacement। पहला ये मतलब कि थीटा और इसके बीच, एस के बीच रिलेशन, मतलब कि क्या हो गया, आप किसके बीच रिलेशन लिखना चाह रहे हो? एस के बीच में और थीटा के बीच में रिलेशन, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, ड्राइव किए हम लोग ना, पहले तो ड्राइव किए। क्या ड्राइव किए थे हम लोग? ड्राइव किए थे एस इज इक्वल टू आर थीटा। क्या ड्राइव किए थे? एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये ड्राइव कर चुके हैं हम लोग। तो इसको फिर से हमको अब नहीं देखने का जरूरत है, ये हो गया, ये हम लोग का किया हुआ पार्ट है, ठीक है। चलो ये हम लोग का क्या किया हुआ है? किया हुआ पार्ट है, तो इसको हम लोग देख चुके हैं। पहला रिलेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा। दूसरा रिलेशन क्या देखने वाले हम लोग? दूसरा रिलेशन देखने वाले हम लोग रिलेशन बिटवीन, ये पहला रिलेशन लिख सकते हो आप, पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन क्या देखने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बहुत सारे बुक में इसको टेंजेंशियल स्पीड और टेंजेंशियल मतलब कि एंगुलर स्पीड, जब वेलोसिटी जो स्पीड कर देता है, मतलब टेंजेंशियल स्पीड और एंगुलर स्पीड भी करता है, ठीक है ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, इसके लिए। चलो अब देखते हैं कि अगर एक सर्कल में पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, सपोज सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल है, थोड़ा थिकनेस, चलो एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में पार्टिकल जो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। कहाँ चला गया? एरो, पहले इसको कनेक्ट करो, उसके बाद एरो, ठीक है। ये तो है, सर्कल बन गया, एरो लेना था, ब्रेन हैंग हो जाता है सब चीज़ से। चलो ये एरो, ये जो स्पीड है वो टेंजेंट पे है, इसलिए इसका नाम होगा vt। इसका नाम क्या होगा? vt, टेंजेंट का स्पीड। इसकी वजह से वो s कवर करेगा, और सेम टाइम में उसके सेंटर पे एक स्पीड आएगा जिसका नाम क्या होगा? एंगुलर स्पीड, ओमेगा। अब इस vt और ओमेगा रिलेट करना है। देखो बहुत सिंपल सा कहानी है, ये रेडियस हम लोग को पता है कि ये रेडियस r है, ठीक है। अब रिलेट करना है हमको, हम लोग जानते हैं, हम लोग पहला रिलेशन निकाल चुके हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। क्या निकाला है? एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये टेंजेंट का पोजीशन है, मतलब कि टेंजेंट का, सपोज ये एस है, थोड़ा देख ले एस, और अगर ये एस अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? इसका मतलब आप समझोगे कि अगर ये एस टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसमें स्पीड है, क्योंकि अगर स्पीड नहीं होता तो रुका रहता, वो एस उतना ही रहता। तो इस एस का टाइम के साथ चेंज होना मतलब कि उसके टेंजेंट पे स्पीड है। और उसी तरह सेम तरीके से अगर यहाँ पे एंगल कुछ थीटा है, और अगर एंगल जो टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, तो एंगल का चेंज होना मतलब कि यहाँ पे एंगल पे स्पीड है। तो क्यों ना इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन हम लोग का आया था, उसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चलो इसको टाइम के साथ क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d बाई डी टी कर दिए बोथ साइड, d बाई डी टी कर दिए बोथ साइड, ठीक है। आप जानते हो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो एस अगर टाइम के साथ चेंज करेगा, अगर कर्व ये जो एस मतलब टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, सपोज कर मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक कुछ है, यहाँ पे ये कुछ, यहाँ पर ये एस है, तो ये एस क्यों चेंज होगा? जब इसमें जब हम वेलोसिटी होगा, तो इसको आप लिखोगे यहाँ पे क्या? v
टेंजेंट का पोजीशन चेंज करा, टेंजेंट का वेलोसिटी। आर कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। अब आर अगर बाहर निकल गया तो क्या आएगा, डी थीटा बाई डी टी। इसको अब क्या लिखोगे, अगर एंगल में चेंज होगा पर सेकंड तो ओमेगा, तो ये आपका प्रूफ हो गया वी टी इक्वल टू आर ओमेगा। क्या प्रूफ हो गया, वी टी इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपने प्रूफ कर लिया। जब आप वी टी इक्वल टू आर ओमेगा प्रूफ कर लिए तो अब दूसरा वाला भी प्रूफ करना कौन सा बड़ा बात है, आप उसको आसानी से उसको भी प्रूफ कर सकते हो। दो प्रूफ हो गया हम लोग का, एक इस इक्वल टू आर थीटा, एक वी टी इक्वल टू आर ओमेगा। तीसरा रिलेशन क्या है, तीसरा रिलेशन जो होगा हम लोगों का, तीसरा रिलेशन, थर्ड रिलेशन हो जाएगा रिलेशन बिटवीन एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल शॉर्टकट में लिखते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, उसके बाद एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों में मतलब कि अब क्या सिंपल सा बात है, एक्सेलरेशन वाला टर्म कंपल्सरी नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब अगर टाइम के साथ टेंजेंट फास्ट होगा तो एंगल भी फास्ट कवर होगा, अगर टेंजेंट स्लो हो जाएगा तो एंगल भी क्या होगा, स्लो कवर होगा ना। तो साथ में ही चल रहा है ना, क्योंकि आप यहाँ पे स्लो करोगे तो एंगल भी स्लो हो जाएगा, यहाँ फास्ट तो एंगल भी ज़्यादा कवर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेम टाइम में अगर आप वेलोसिटी चेंज करोगे तो ओमेगा भी चेंज करेगा, क्योंकि आरएचएस और एलएचएस दोनों से आप टाइम के साथ चेंज करोगे ना। तो फिर से आप क्या लिखोगे, आफ्टर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या लिखोगे, आफ्टर डिफरेंशिएशन शॉर्टकट में लिख देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो डिफरेंशिएट। तो क्या है, v इक्वल टू क्या था, आर ओमेगा। बहुत जगह लोग वी टी लिखते हैं, जरूरी भी है, लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो आप इसको क्या करोगे, आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दिए कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 2 को, ठीक है, इक्वेशन 2 को डी बाई डी टी कर दिए इक्वेशन 2 को, ठीक है, डी बाई डी टी कर दिए इक्वेशन 2 को। यहाँ क्या था, आर ओमेगा। अब अगर वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज करेगा कहाँ पे, टेंजेंट का, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ पर आएगा, एक्सेलरेशन भी आएगा टेंजेंट पे, और रेडियस कांस्टेंट है, ये क्या आएगा, अगर एंगल पे वेलोसिटी चेंज करेगा, जैसे वेलोसिटी देखो अभी क्या है, ये स्लो है, चलो फास्ट हो गया, है ना। तो ये फास्ट कब होगा, जब यहाँ फास्ट करोगे तब ना। अगर ये स्लो तो ये भी एंगल पे भी स्लो, ये फास्ट एंगल भी क्या होगा, एंगल भी जल्दी जल्दी कवर करेगा वो। तो यहाँ पे क्या आ गया, आर, ये हो जाएगा आर बाहर, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या आ जाएगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप देख रहे हो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि हमेशा जो टेंजेंट का टर्म है, वो एंगुलर टर्म से आर टाइम ज़्यादा है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, टेंजेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट एस आया था वो एंगल के डिस्प्लेसमेंट से आर टाइम ज़्यादा था। टेंजेंट पे जो वेलोसिटी आया वो एंगल के वेलोसिटी से आर टाइम ज़्यादा आया। टेंजेंट पे जो एक्सेलरेशन आया वो एंगल के मतलब कि एंगुलर के एक्सेलरेशन से आर टाइम्स ज़्यादा है, मतलब टेंजेंशियल टर्म हर रिस्पेक्ट में एंगुलर टर्म से ज़्यादा आ रहा है, वो भी आर टाइम्स। क्यों भाई, कॉमन सेंस है। अभी ध्यान दो, अगर गौर करोगे, ये टेंजेंट है, ये एंगल है, गौर करो, मैं एक साइकिल कंप्लीट कर रहा हूँ, वापस ही घूम के यहीं पे आ गया। इस पूरे साइकिल में टाइम तो सेम ही एक साथ ही सार कवर हुआ, जितनी देर में ये कंप्लीट किया उतनी देर में ये भी कंप्लीट किया। ये कंप्लीट हुआ 2 पाई आर और ये कंप्लीट हुआ 2 पाई, है ना। ये कंप्लीट हुआ 2 पाई आर, ये कंप्लीट हुआ 2 पाई। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 2 पाई है तो ऊपर 2 पाई आर है। टेंजेंशियल टर्म हमेशा ऑल टाइम्स आपका क्या रहेगा, आर टाइम्स जो है वो ज़्यादा रहेगा एंगुलर टर्म के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरह से आपने एक रिलेशन निकाल लिया। और अब ये इंपॉर्टेंट, बहुत रिलेशन इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। लाइट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, मैं एक लाइट को कोशिश करता हूँ बंद करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा ब्राइटनेस घट गया होगा, लेकिन क्या है, चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होंगी, मैं भी दिख ही रहा हूँ, चलो काम बन जाएगा। तो फिलहाल ये समझना है हम लोग को कि यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाल लिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है कि अब इसके अलावा क्या कोई एक्सेलरेशन या कोई फोर्स या फिर कुछ दूसरा पैदा हो सकता है क्या, ये सवाल है। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ ऐसा है। अब एक नया टर्म्स और आने वाला जो कि मेन होगा, उसके बिना तो सर्कुलर मोशन आप समझ भी नहीं सकते हो, स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना सर। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं आगे का टर्म क्या है। तो चलो आगे के देखने से पहले हम इसको स्लाइड को जनरेट कर ले। स्लाइड प्लस करना पड़ेगा शायद ना, प्लस करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, चलो प्लस हो गया। स्लाइड नंबर 6 पे चले आते हैं, स्लाइड नंबर 6 पे चले आते हैं। अब आओ, पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से समझना बात को, सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये वैसे क्या है, ये वाह बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये तो इस तरह का हो गया, फिर ये डॉट डैश 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 हो गया, और फिर ये क्या है भाई, ये है क्या,
समझ नहीं आ रही क्या है। खैर ये एरो है, पंजा क्या है। ओह, इससे आप किसी चीज़ को शिफ्ट कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, मतलब कि पिछला टॉपिक्स में भी अगर कोई चीज़ चाहे तो इंसान इधर उधर कर सकता है ना। ओह हो, पूरा एक साथ नहीं जा रहा है। अगर पूरा एक साथ सेलेक्ट कर दिया जाए, पूरा एक साथ अगर सेलेक्ट कर दिया जाए, उसके बाद अगर हाँ ये जा सकता है, बढ़िया है। अच्छा सिस्टम है। चलो इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे, फ़िलहाल अपने टॉपिक पे चलते हैं आगे। हाँ, इसको इरेज कर लिया जाए। देखो अब हम लोग देखने वाले हैं, सर्कल पहले ड्रॉ कर लें, उसके बाद फिर हम करेंगे सब कुछ जो भी करना होगा। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इस बार सर्कल को थोड़ा ऐसे ड्रॉ करते हैं। लो भाई, ये सर्कल बना दी। अब सोचो, अगर एक पार्टिकल जिसको मैं बता रहा हूँ कि अभी वो यहाँ पर है, जस्ट इमेजिन कि वो यहाँ पर है, यहाँ पर भी पार्टिकल है, इस जगह पे पार्टिकल है, ठीक है। और इसका मैं मास थोड़े के लिए कुछ भी दिखाऊँ उससे मतलब नहीं है। और इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है। कैसा वेलोसिटी है? टेंजेंट पे एक वेलोसिटी है। तो अगर मान लेते हैं इसके पास एक टेंजेंट पे एक वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो सीधा जा ना भाई, सीधा जा, घूम क्यों रहा है, सवाल होगा ना। अगर उसके पास सिर्फ टेंजेंट पे वेलोसिटी है तो सीधा जा, घूम क्यों रहा है तुम, घूम कैसे सकता है। कोई ना कोई तो होगा घुमाने वाला, है ना। बिना घुमाए तो कोई नहीं घूमता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सर कि कौन घुमा रहा है इसको। इसका मतलब ये हो गया कि तुम जब देखो किसी चीज़ को घुमाते हो तो सर्कल पे पार्टिकल तभी घूमता है जब तुम हाथ से ऐसे ऐसे करते हो। मतलब कोई है जो उसको खींचता है, जैसे तुम अपने हाथ से रस्सी बांधिए और बांध करके उसको घूम रहे ऐसे ऐसे खींच रहे हो, मतलब सेंटर की तरफ खींचते हो, ऐसे ऐसे खींचते हो सेंटर की तरफ। तो सर्कुलर मोशन तभी होगा जब कोई इसको सेंटर की तरफ खींचेगा, पुल करेगा सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ क्या करना है, इसको पुल करना है। तो सेंटर की तरफ सपोज करो पुल कर लेते हैं इसको, ये दिखाते हैं कि कोई है इसको जो सेंटर की तरफ पुल कर रहा है। हाँ, कोई है जो सेंटर की तरफ से क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। अब अगर ये सेंटर की तरफ पुल नहीं करेगा तो सेंटर के अराउंड घूमेगा नहीं। अब आप बात समझो, मैं थोड़ा देर के लिए अगर बोल रहा हूँ कि ये जो है एक फोर्स है, क्या है ये, एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ खींच रहा है, और ये जो एक वेलोसिटी है जो टेंजेंट पे है, टेंजेंट पे। अब थोड़ा मामला यहाँ पे समझना अच्छा से। मामला क्या समझना है कि अगर किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स लगता है तो इससे वेलोसिटी में बदलाव आता है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ था कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसके वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ सकता है। ये बताया गया था पहले भी, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है कि समझ गए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर ये फोर्स कोई भी फोर्स अगर आप किसी की बॉडी के मोशन के अलोंग लगाते हैं, कोई भी फोर्स अगर आप उसके बॉडी के मोशन के अलोंग लगाते हैं तो वेलोसिटी जो है बढ़ जाता है। और अगर फोर्स आप वेलोसिटी के अगेंस्ट लगाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी घट जाता है। लेकिन अभी जो आप फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स ये तो ना तो वेलोसिटी के अलोंग है ना तो अगेंस्ट है, इसीलिए यहाँ पर ना तो वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज होगा और ना ही वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो फिर भाई आप जब वेलोसिटी को ना ही इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं तो फिर लगा क्यों रहे हैं। तो ये बोलेगा ठीक है भाई, हम इस पर लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो चेंज तो करेंगे, भले ही वैल्यू ना चेंज कर सके। क्योंकि वेलोसिटी में आप लोग सब जानते हो, हर एक बच्चा जानता है कि वेलोसिटी के पास दो चीज़ होता है सर। वेलोसिटी के पास दो चीज़ होता है। पहला एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, जिसको आप स्पीड भी बोलते हो, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड बोल रहे हो। और दूसरा इसमें इनटू होता है, साथ में उसके पास डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मैंने दोबारा वेलोसिटी को लिखा क्योंकि आपका साथ साथ ये एक नोट्स भी बन जाएगा। स्पीड रख दिया मैंने किसकी जगह पे, मैंने रख दिया मैग्नीट्यूड की जगह पे, और इनटू क्या कर दिया यहाँ पर, डायरेक्शन कर दिया। तो अगर कोई भी फोर्स जब आप वेलोसिटी के अलोंग लगाते हो तो उसका स्पीड बढ़ता है, अगर अगेंस्ट लगाते हो तो उसका स्पीड घटता है। लेकिन अगर आप फोर्स लगा रहे हो, इस तरह से लगा रहे हो कि ना उसके अलोंग है ना अगेंस्ट है, तो ना स्पीड बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन चूंकि फोर्स लग रहा है तो बदलाव तो होगा वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी का स्पीड को नहीं बदल पा रहा है ये फोर्स, वेलोसिटी के स्पीड को नहीं बदल पा रहा है या फिर वेलोसिटी के वैल्यू को नहीं बदल पा रहा है, इसलिए फोर्स इसका डायरेक्शन बदलेगा। घूम जाओ डायरेक्शन बदल देगा।
वो खींचेगा, अरे घूमो यार घूमो, जैसे क्या टर्न मारेगा, उसको टर्न करो, बोले इसको फोर्स लग रहा है। सपोज कर लो बच्चा मेरा कोई चीज़ ऐसे जा रहा है और इधर से तेज हवा चलेगा तो घूम जाएगा ना वो। यही तो फिजिक्स है। फिजिक्स आपको आएगा मामला समझ में तब जब फिजिक्स को आप रटने के बजाय आप समझना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो वो हवा इस तरह से आएगा तो वो घूमना स्टार्ट कर देगा हवा की दिशा में। समझ में आ रहा बात, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, हमको उम्मीद है कि आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो है ना भाई ये घूमना स्टार्ट कर देगा, तो ये घूम जाएगा। तो ये जो क्या होगा, ये जो वेलोसिटी वो घूम जाएगा, इस फोर्स की दिशा में घूम के ऐसे हो जाएगा। हो गया, ये हो गया, थोड़ा इसको नीचे कर दो, नीचे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। जैसे फोर्स ऐसे हो गया, और चूंकि इस केस में फोर्स का काम क्या है, फोर्स का काम सेंटर की तरफ खींचना है, तो वापस अब जो फोर्स होगा वो किधर होगा, वो फोर्स आपका हो जाएगा इस दिशा में। फोर्स अब सेंटर की तरफ खींचेगा ना, उसको सेंटर की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ। तो बोलेगा भाई तू एक काम कर, तू नीचे चला जा, तो वापस जो होगा ये जो है वापस फिर कहाँ चला जाएगा, नीचे घूम जाएगा, नीचे घूम जाएगा। फिर जब नीचे घूम जाएगा तो वापस वो बोलेगा भाई तू एक काम कर, तू अभी इधर हो जा, तो इसको फिर खींचेगा सेंटर की तरफ, फिर खींचेगा कहाँ, सेंटर की तरफ खींचेगा, रुको, तो फिर खींचेगा कहाँ, सेंटर की तरफ खींचेगा, फिर सेंटर खींचेगा, बोलेगा भाई तू एक काम कर, तो एक काम कर, एक मिनट, ये पीछा क्यों हो गया, ठीक है चलो, ठीक है। सेंटर तक खींचेगा, बोलेगा तू दायां हो जा, तो फिर से वो क्या हो जाएगा, वो जो है दायां हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, वो घूम जाएगा अपने आप में, फिर वो घूम जाएगा इस तरह से। फिर जब वो घूम जाएगा तो फिर वो बोलेगा कि भाई तू एक काम कर, तू अब सेंटर की तरफ फिर खींचेगा, फिर खींचेगा, तो बोलेगा इसको एक मिनट, तो बोलेगा भाई कि तू अब ऊपर हो जा, फिर से ऊपर हो जाएगा। तो लगातार ये फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट करता रहेगा, उसको सेंटर की तरफ घुमाते, देखो रेड एरो कैसे घूमता रहेगा, घूम रहा है, अब वो घूमता रहेगा। ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के वेलोसिटी को बढ़ा ना सके, घटा ना सके, लेकिन उसका डायरेक्शन को चेंज कर दे, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं फिलहाल यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है ना, इसलिए नाम क्या होगा इसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फोर्स एक काम कर रहा है, और आप फोर्स को जब भी डिफाइन करते हो तो आपको बताया गया था फोर्स क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। आपने यही पढ़ा है कि न्यूटन सेकंड लॉ में यही बताया गया था कि फोर्स कुछ नहीं है, जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या है, फोर्स है। तो आपको यहाँ पर निकालना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है पार्टिकल का, बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास स्केलर क्वांटिटी है, पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, वो घूम रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन वेलोसिटी का बात है किया जाए तो वेलोसिटी भी मैग्नीट्यूड में टर्म में कांस्टेंट है, क्योंकि ये फोर्स ना ही इसको बढ़ा पा रहा है ना घटा पा रहा है। इसका मतलब कि इस सारे केसेस में बच्चा यहाँ पर जैसा मैंने डायग्राम बनाया है अभी, जो भी बनाया है उस केस में इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड कांस्टेंट है। क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। तो बच्चा ये जो टर्म आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो टर्म देख रहे हो, ये अभी फ़िलहाल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जो फोर्स आया वो स्पीड को तो नहीं बदल पाया, लेकिन लगातार क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन जब चेंज होगा, तो डायरेक्शन चेंज हो या वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के पास दो चीज़ें, स्पीड और डायरेक्शन है, ये नहीं हो रहा तो वो चेंज हो रहा है, दोनों तो ये इसी का हिस्सा है, दोनों में से कोई भी बदल जाएगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो स्पीड यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, चेंज हो गया। इसका मतलब कि आपको नोट पॉइंट करना है दिमाग में, अभी जो जैसा मैंने सर्कुलर मोशन अभी दिखाया आपके स्क्रीन पे, इस सर्कुलर मोशन के अंदर में बच्चा, इस सर्कुलर मोशन के अंदर में आपका स्पीड जो है बच्चा, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि वेलोसिटी के पास बच्चा दो चीज़ होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। एक होता है मैग्नीट्यूड, MAG लिख रहा हूँ मैं शॉर्टकट में, और एक होता है डायरेक्शन, DIR लिख रहा हूँ, डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड और एक हो गया डायरेक्शन। अभी जो फोर्स लगा है इसके ऊपर, वो फोर्स इस बंदे का, इसका कुछ मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पा रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन बदल रहा है तो डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन इसका वेरिएबल है। डायरेक्शन क्या है इसका, वेरिएबल है, और डायरेक्शन वेरिएबल होने से वेलोसिटी भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो अब ये मोशन जो है वो मोशन कैसा मोशन कहलाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अच्छा, क्या इस केस में कोई एक्सेलरेशन आएगा, बात सवाल ये, क्या कोई एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि वेलोसिटी बदल रहा है, वो अगर एक्सेलरेशन आएगा भी तो कहाँ आएगा। तो कॉमन सेंस का आंसर है कि जिधर
एक्सेलरेशन फोर्स होता है, एक्सेलरेशन उधर ही होता है, तो फोर्स अगर सेंटर की तरफ है तो एक्शन भी सेंटर की तरफ ही होगा। तो फिलहाल इस चीज़ को हम समझ गए हैं अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इसको, अभी भागना है नहीं है, समझना है। तो फिलहाल देखो पॉइंट नंबर 2 क्या लिख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है कि यहाँ पे वेरिएबल है, इस वजह से अगर आप सोचोगे कि इसको आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो गलत हो जाएगा। सर्कुलर मोशन के अंदर में कोई भी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है वो वेलोसिटी के बेसिस पे नहीं बल्कि आपको स्पीड के बेसिस पे बताया गया है। क्योंकि अगर ये स्पीड में अगर इसे लगातार कांस्टेंट घूम रहा है तो आपको देखने में क्या यूनिफॉर्म लगेगा, इसलिए आप बोलोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन अचानक बढ़ने लगेगा तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो ये होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होगा सर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपसे आज के बाद कोई पूछे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है, स्पीड या वेलोसिटी, तो आप आंसर दोगे स्पीड कांस्टेंट होता है। तो बोलोगे फिर जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरिएबल कैसे है? तो वेलोसिटी इसलिए वेरिएबल है क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। भले ही स्पीड कांस्टेंट है तो इसका भी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रहा है, इसलिए वो क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, कहाँ होगा, जिधर फोर्स होगा। फोर्स किधर है? सेंटर की तरफ। तो एक्सेलरेशन की तरफ होगा, सेंटर की तरफ, और जो भी फोर्स सेंटर की तरफ उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो तो उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब इसका मतलब कि यहाँ पर एक नई चीज़ का फिर से जन्म हो गया जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। क्या नाम है उसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो बच्चा है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, वो सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट हो रहा है बच्चा? एक्ट हो रहा है आपको सेंटर की तरफ। ये जो भी बदलाव है इन दोनों की वजह से हुआ है। अगर ये दोनों नहीं आता सर्कुलर मोशन होता ही नहीं। अब बाद में भी बदल जाएगा, अलग बात है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही बदल जाएगा, जो ये भी बदल सकता है। अगर कोई एक्सेलरेशन जो अगर मान लो थोड़ा देर के लिए बच्चा कि कोई एक्सेलरेशन इधर इस दिशा में आ जाए, मैंने क्या लिख दिया, अरे यार एरो लेना था मुझे ना, एरो लेना था। अगर मान लो कोई एक्सेलरेशन इस दिशा में आ जाए तो उस भी को भी वो बदल देगा, लेकिन वो तो तब होगा ना जब वो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन अगर नहीं आएगा तो कैसे बदलेगा? तो फिलहाल v के दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, देयरफॉर इस केस में टेंजेंट पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब हम लोग जो पिछला टॉपिक पढ़े थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन एब्सेंस ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं कर सकते। मैंने पहले बताया था टेंजेंट की वेलोसिटी में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, या फिर जब तक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा तब तक टेंजेंट की वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा। टेंजेंट की वेलोसिटी को बदलने के लिए टेंजेंट पे कोई एक्सेलरेशन आना चाहिए। समझ आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? तो ये बात बहुत क्लियर है। तो फिलहाल अभी मैं इस एरो को हटा रहा हूँ क्योंकि अभी वो एब्सेंट है, वही बेचारा अभी नहीं है, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ कि 80 जो है वो बच्चा वो 0 है। 80 क्या है? 80 जो है वो 0 है, इसलिए ये VT का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। डायरेक्शन कौन बदल रहा है? ये। तो VT के वैल्यू को कौन बदलना चाहता है? ये बदलना चाहता है, लेकिन बदल नहीं पाएगा क्योंकि इसकी है नहीं, लेकिन इसका डायरेक्शन कौन बदल रहा है? AC है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि VT के डायरेक्शन को कौन बदलता है? VT के डायरेक्शन को बदलता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। अब वेलोसिटी के वैल्यू कौन बदलेगा? वो बदलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, ये नॉन जीरो है। ये मतलब ये 0 है और वो क्या है, नॉन जीरो है। चूँकि ये नॉन जीरो है इसलिए डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन ये 0 है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। सरल भाषा में आपको सब कुछ हम समझा दिए। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इतना हो गया, ठीक है। चलो इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्रेस करके दिखाते हैं। देखना, गौर करना, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। तो हम लोग कई बार ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। गौर करो, यहाँ पर वेलोसिटी के ऊपर कोई वेक्टर को एरो नहीं लगा हुआ है, मतलब कि हम बोलना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी का एरो नहीं है, मतलब कि सिर्फ वैल्यू है। तो वेलोसिटी का वैल्यू बदलना पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी के वैल्यू को बदलने से जो एक्सेलरेशन आता है वो कौन सा होता है, टेंजेंशियल होता है। चूँकि वैल्यू यहाँ नहीं बदल रहा, वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो ये टर्म यहाँ पे क्या आने वाला है, कांस्टेंट। और इसको आप 80 भी लिख सकते हो, समझे बात, 80 लिख सकते हो। लेकिन बच्चा अगर आप v के ऊपर एरो लगा लेते हो, उसके बाद अगर आप d/dt करते हो तो आप उसको 80 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का सेंस आ गया है ना, डायरेक्शन का सेंस आ गया। तो इसको आप AC लिख सकते हो, वो भी AC लिख सकते हो, कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इस v के अंदर भी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हो सकता है कि वैल्यू के, ये वेलोसिटी के अंदर बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि वैल्यू बदल रहा हो, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर में तो दोनों है, यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसमें तो दोनों है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है। तो हो सकता है ये भी इसलिए बदल गया हो कि वैल्यू बदल गया हो। तो वैल्यू बदलने के लिए तुम ये भी दिखा सकते हो और ये भी दिखा सकते हो, लेकिन सिर्फ ये दिखाओगे तो सिर्फ वैल्यू बदलेगा, वो दिखाओगे तो कुछ भी हो सकता है ना, वैल्यू भी डायरेक्शन भी। और AC कब आता है बच्चा, AC बात है जब डायरेक्शन चेंज होता है।
तो अक्सर ऐसे करके लगा के ऐसे लिख देगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही हो। हाँ, लेकिन इस केस में अगर आप लिख रहे हो तो ऐसे ही हो, क्योंकि इस केस में वेलोसिटी का वैल्यू बदल नहीं रहा है, तो फिर कौन बदल रहा होगा? डायरेक्शन ही बदल रहा होगा। इसीलिए आप लिख सकते हो, ऐसी इशू नहीं है, लिख सकते हो इस केस में। लेकिन सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है तो आप कंफर्म नहीं हो सकते हो कि वो, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी कैसे बदला, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। कैसे बदला, कैसे बता सकते हैं? हो सकता है कि इसका वैल्यू बदल गया हो तो ये टी हो जाएगा, हो सकता है कि इसका डायरेक्शन बदल तो ऐसे हो जाएगा। सिर्फ अगर ऐसा लिखा होगा तो, कुछ कंडीशन नहीं दिया होगा तो। लेकिन अभी इसको टॉपिक के अंदर चूँकि दे दिया है, इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट मतलब ये जीरो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये जो टर्म हो जाएगा बच्चा, ये जीरो हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले? ये जो टर्म हो गया बच्चा, ये हो गया ज़ीरो, तो ये वाला टर्म जो है बच्चा, ये हो गया बच्चा मेरा जीरो। ठीक है, ये हो गया आपका ज़ीरो। चूँकि ये ज़ीरो है तो जरूर इसके अंदर कौन बदलता होगा? इसके अंदर डायरेक्शन ही बदलता होगा, तो आप लिख सकते हो इस केस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया समझ, ये एक्सप्रेशन हो गया आपका, ऐसे लिख सकते हो। अब आता है बात कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ का जो आपको समझना चाहिए कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सप्रेस करती है। तो अब जब आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखोगे, इसका मतलब कि अभी जो डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ये कैसा सर्कुलर मोशन है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसा सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जस्ट वेट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, क्या है ये? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बदलेगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन के चेंज होने से क्या पैदा हो रहा है? एक एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल। ठीक है, मैंने फिर वहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को, अब AC को निकालना, FC को निकालना, ये सब बात का मतलब निकालेंगे। अब हम चलते हैं अपने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ। ठीक है, इसका मतलब कि एक फोर्स चाहिए जो हमेशा सेंटर की तरफ होगा। बिना सेंटर के फोर्स का सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। इसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहाँ है स्लाइड प्लस करना पड़ेगा। हाँ, अब लिखते हैं हम लोग इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ बच्चा मेरा अच्छा से चीज़ों को समझना आप लोग बढ़िया से। मैं एक सर्कल बना लेता हूँ पहले। पिछली बार में सर्कल का कलर मैंने जो रखा था वापस वही रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा रहेगा। चलो भाई, ये एक सर्कुलर मोशन। देखो भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, आपको घूमना है तो घुमाने के लिए फोर्स चाहिए। मतलब कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी घूम नहीं सकता। तो लेट कर लेते हैं कि अभी यहाँ पर एक एरो ले लिया जाए। एरो, ये हाँ एरो, और ये बेचारा ये इधर है एरो। इस वेलोसिटी का नाम टेंजेंशियल वेलोसिटी है। इसके ऊपर लगा एक फोर्स जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बार बार ये घूम जाता है, घसक जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो ये आया, अब एक सेंटर की तरफ फोर्स, इसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एकदम 100% श्योरिटी है कि बंदा को घुमा देगा। ये फोर्स अगर बात करें तो सेंट्रीपिटल, और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो भी सेंट्रीपिटल, AC या FC दोनों हो सकता है। फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। अब इसकी वजह से बेचारा ये मजबूर हो गया कि भाई अब तो मुझे घूमना ही पड़ेगा, कि वो एक्ट हो रहा है यहाँ पे तो घूमना ही पड़ेगा। मेरा भी जो है ना अच्छा नहीं लिखा रहा है, मालूम नहीं क्यों। चलो अब अच्छा से लिखेंगे VT। ये हो गया। अब मान लेते हैं इसके अलावा अदर दैन यहाँ पर एक और कोई एक्सप्रेशन एक्ट कर गया। अब ये एक्सप्रेशन जो है उसके अलोंग भी हो, सॉरी मेरे भाई, उसके अलोंग भी हो सकता है। एक मिनट, उसके अलोंग भी हो सकता है, उसके अलोंग भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसके अगेंस्ट हो, उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। और चाहिए यही सब कर तू, जब उसको खींचते हैं तो ये आ जाता है। इसके अगेंस्ट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, अलोंग भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है। तो चूंकि ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है सर वो टेंजेंट पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है सर? टेंजेंट पे। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके अलोंग भी हो सकता है, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके अगेंस्ट भी हो सकता है ना। तो अगर
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके अलाउ होगा तो ऐसा एक्सेलरेशन जो है बच्चा वो टेंजेंशियल वेलोसिटी को क्या करेगा, वो इंक्रीज़ कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। क्या करेगा उसको, एक मिनट सर, उसको इंक्रीज़ कर देगा। लेकिन अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी उसके अगेंस्ट होगा भी, ठीक है, तो ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को क्या करेगा, वो डिक्रीज़ कर देगा। क्या कर देगा, वो डिक्रीज़ कर देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, टेंजेंट पे आपका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये जो v का वैल्यू है ना लगातार वो चेंज करेगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, चेंज करेगा। इसलिए चूंकि चेंज कर रहा है तो स्पीड वेरिएबल हो गया। डायरेक्शन तो बेचारे का बदल ही रहा था, अब वैल्यू भी बदल रहा है तो स्पीड वेरिएबल हो गया। तो इससे से यहाँ पर एक टर्म लग गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी बच्चा मेरे बात समझना कि अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझना। तो सर वेलोसिटी के पास वेलोसिटी के पास दो चीज़ होता है। एक होता है स्पीड जिसको आप बोलते हो मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है डायरेक्शन। दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्पीड भी जो है बच्चा वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, और साथ में देख रहे हो डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अब इस बार बोलोगे वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब चेंज क्यों हो रहा है, तो दोनों के चेंज होने से वो चेंज हो रहा है, दोनों बदलाव हो रहा है इसके अंदर। इसलिए यहाँ पर जो चेंज होगा इससे प्रोड्यूस होगा टेंजेंट का एक्सेलरेशन जो कि नॉन जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड चेंज और वैल्यू बदलेगा तो टेंजेंट पे एक्सेलरेशन होगा, मतलब कि टेंजेंट पे कोई ना कोई है जो उसका वैल्यू बदल रहा है, क्योंकि टेंजेंशियल टर्म को टेंजेंट का ही बदलेगा। डायरेक्शन के लिए कौन बदलता है, ये था AC, ये सेंट्रीपिटल। आप गौर करो सेंट्रीपिटल किसी भी हालत में जीरो नहीं, वहाँ भी नॉन जीरो था, यहाँ भी क्या है, नॉन जीरो है। और वेलोसिटी भी क्या हो गया यहाँ पर, वेलोसिटी से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा इन दोनों का मिला, क्योंकि यहाँ पे AT भी है और AC भी है, AT भी है और AC भी है। पिछले वाले में बच्चा सिर्फ अकेला यही था, AT था नहीं, तो यही नेट एक्सेलरेशन होगा। तो इस केस में अगर आपको आप में से बोलेगा कि इस पार्टिकल के ऊपर नेट एक्सेलरेशन कितना है, तो वो हो जाएगा बच्चा मेरा AC। जो डायरेक्शन AC का होगा वही नेट एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा, और कोई गुंजाइश और चांस यहाँ पर दूसरा नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? तो ये जो हो गया आपका, ये बात समझने वाला है, इसको आप याद रख सकते हो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत काम आएगा अगर जहन में रखोगे तो कहीं कहीं पे। चलो आ जाओ, ये मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, ठीक है, ऐसे स्टार लगा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ का बात करोगे इस केस में, तो दो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक AT और एक AC। इन दोनों को मिलाओगे बच्चा तो एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ। ये ऑफ एरो लेना था मुझे, एरो लेना था, तो ये हो जाएगा भाई रिजल्टेंट क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, चलो सिलेक्ट हो गया, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे A नेट। क्या लिखेंगे बच्चा, इसको A नेट लिखेंगे, A नेट, ठीक है ना, A नेट लिखेंगे। अब अगर A नेट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, तो बात को समझना, A नेट जो हो गया बच्चा मेरा, A नेट जो हो गया वो वेक्टर एडिशन हो जाएगा इन दोनों वेक्टर का, AT प्लस AC का। और ये AT का डायरेक्शन, A नेट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। AC तो सेंटर की तरफ है, AT ऊपर होगा, नीचे भी हो सकता है, तो इधर हो जाता है ना, वो डिपेंड करेगा कहानी कैसे होता है। फिलहाल तो अभी मैं येलो के हिसाब से करा रहा हूँ, अगर ये लोग है तो फिर इधर हो जाएगा A नेट, समझ रहे ना। तो चलो जो भी डायरेक्शन हो, AT क्या हो, A नेट क्या हो जाएगा, A नेट हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर इसको तुम अगर वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे बच्चा मेरा, वैल्यू लिखोगे A नेट का जो वैल्यू होगा वो होगा रूट ओवर AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब बोलोगे सर हम लोग को तो AT और AC का वैल्यू निकालना ही नहीं आया अभी, बस खाली इतना जानते हैं कि AT को लिखते हैं हम लोग dV/dt, और AC को लिख सकते हैं, AC को ये लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे इस केस में तुम AC को dV/dt नहीं लिख सकते हो, क्योंकि dV वेक्टर के अंदर दोनों वैल्यू भी और डायरेक्शन दोनों हो जाएगा, है ना, तो नहीं लिख सकते हो। तो अब क्या करेंगे सर, कैसे, तो मैं आगे आप लोगों को इस चीज़ को समझाऊंगा कि कैसे आपको निकालना है AT और AC का वैल्यू, वो आगे का पार्ट हम लोग का होगा टेंशन करने के। फिलहाल ऐसे लिखें फॉर्मूला कि हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। अब AT कैसे होगा, AC कैसे कोशिश करेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल आपको समझ में आया कि ये जो मोशन है कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा मैं देखो कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर वेलोसिटी के क्या मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था, यहाँ पर सिर्फ ये, यहाँ पर जीरो था, ये नॉन जीरो था, यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ही क्या यहाँ पे नॉन जीरो है।
अब मेरा बात समझो, थोड़ा कंपेयर करो। मैं लिखता हूँ पहले क्या, नंबर वन मैंने लिखा यहाँ पर, 1 मिनट शॉर्ट में लिखता हूँ, शॉर्ट में नंबर 1 पहले लिखा मैंने यूनिफॉर्म टेंजेंशियल मोशन। यूनिफॉर्म है और कैसा मोशन है, टेंजेंशियल मतलब लीनियर मोशन हो गया। क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया। तो टेंजेंशियल मोशन यूनिफॉर्म दिखाया जा रहा है, ठीक है। टेंजेंशियल मोशन क्या दिखाया जा रहा है, यूनिफॉर्म दिखाया जा रहा है। तो अब चूंकि लीनियर मोशन है, तो लीनियर मोशन में तो भाई एक ही एक्सेलेरेशन हो सकता है, लीनियर मोशन में तो एक ही एक्सेलेरेशन होगा। देखिए घूम तो नहीं रहा है, सर्कुलर मोशन के लिए घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर होगा तो लीनियर एक्सेलेरेशन होगा, तो नहीं होगा। लेकिन बोला यूनिफॉर्म है, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि टेंजेंशियल या लीनियर एक्सेलेरेशन नहीं होगा। और एसी का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको बोलता है दूसरा नॉन यूनिफॉर्म टेंजेंशियल मोशन बोलते ही आप समझ जाना लीनियर मोशन का बात चल रहा है। लीनियर मोशन भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो इस केस में बच्चा चूंकि लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन नहीं है, तो सेंटीमीटर तो जीरो ही होगा। टेंजेंशियल लीनियर एसी कैसे चले, घूमने के लिए, घूमने वाला तो बात ही नहीं है, एसी जीरो ही होगा। लेकिन चूंकि लीनियर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया है, तो लीनियर एक्सेलेरेशन होगा, और लीनियर एक्सेलेरेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बोल रहे हैं। तो ये बच्चा जो होगा ये होगा नॉन जीरो, ये उस पर नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा में क्या कर लिए हम लोग, तीसरा लिख लिए, 1 मिनट छोटा सा मेरे बच्चा रुको, थोड़ा सा रुक जा, ये जो होगा ये हो गया। अब तीसरा जो हो गया बच्चा मेरा, क्या हो गया, हम लिख दिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या लिख दिए, यूनिफॉर्म। तीसरा जो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर। अब जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे हम लोग, दिमाग में आप लोगों का बात आ जाएगा कि भाई उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म का मतलब ही हो गया साफ कि, 1 मिनट जस्ट रुको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया, पहला सर्कुलर मोशन है तो सेंटर पे एक एक्सेलेरेशन जरूर होगा जिसका नाम होगा एसी, वो नॉन जीरो होना पड़ेगा 100%। सर्कुलर मोशन के लिए एसी जीरो हो ही नहीं सकता है। चूँकि यूनिफॉर्म है तो स्पीड कांस्टेंट होगा, तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब होता है कि टेंजेंट पे इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। इसका वैल्यू नहीं बदल रहा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट पे कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। तो चलो भाई, इसका मतलब यहाँ पे 80 क्या हो जाएगा, 80, क्योंकि टेंजेंट पे कोई नहीं है बढ़ाने घटाने वाला, खाली सेंटर वाला है, वो उसको घुमा रहा है, ठीक है। अब चौथा नंबर जो हो जाएगा बच्चा मेरा, फोर्थ नंबर जो होगा वो होगा फोर्थ नंबर होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन बोलते ही दिमाग में एक बात तो चल जाना चाहिए कि सर सर्कुलर मोशन अगर है तो दिमाग में एक बात तो चल जाना चाहिए, क्या, कि सर्कुलर मोशन होने का मतलब ही होता है कि एसी तो होना ही होगा, वो नॉन जीरो हो ही नहीं सकता, वो नॉन जीरो ही होगा। अब चूंकि नॉन यूनिफॉर्म में मतलब स्पीड बदलता होगा, स्पीड टेंजेंट पे बदल रहा है, मतलब जरूर कोई टेंजेंट पे बढ़ाने वाला है, घटाने वाला है। इसका मतलब 80 क्या हो जाएगा, इस केस में 80 हो जाएगा नॉन जीरो। समझ गए किसके कहाँ पर क्या जीरो है, कौन सा टर्म जो है जीरो और कौन सा टर्म जो है वो नॉन जीरो है। इस चीज़ को आपको समझ के रखना है ताकि ये चीज़ को अच्छे से क्या कर सको, आप अप्लाई कर सको, ठीक है। आज के लिए आप लोग इतना लेक्चर अच्छे से देखो, समझ के आओ। अगले क्लास में हम 80 और 80 के बारे में डिटेल में बहुत कुछ बताएंगे, और आगे जो उसका न्यूमेरिकल टर्म्स है वो हम उसको समझाएंगे, उसको देखेंगे। क्लियर है, तो उसको अच्छे से नोट्स बनाना। मैं इसका PDF भी सेव कर दे रहा हूँ ताकि आपको इसका PDF जो है मिल जाए, ठीक है। चलिए अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। इस लेक्चर को देख के कल आप लोग को आना ऑफलाइन की क्लास में, ठीक है ना, ये चीज़ दिमाग में रखना है आप लोगों को।